जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे एथिक्स के सीरीज का 35वां वीडियो है और आज का टॉपिक है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आज हम लोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का परिचय लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। ये हमारे सिलेबस के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा और इसका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है, इसलिए आपके लिए ये बहुत जरूरी भी है। ठीक है, तो समझते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए मैं ईआई का यूज करूंगा आगे चल के, तब इसको भी माइंड में रखिएगा। भावनात्मकता, ये भावनात्मक जो शब्द है इसके स्थान पर सांवेगिक, संवेगात्मक या संवेदनात्मक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। वहीं पर बुद्धिमत्ता के स्थान पर समझ, बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा का भी यूज किया जा सकता है। अगर एग्जाम में इस तरह के शब्द आते हैं तो आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही होता है। आप लोग इससे बढ़िया है कि एक बार इंग्लिश वर्ड भी चेक कर लीजिएगा, इससे आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। तो आइए समझते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है, ये बहुत ही व्यवहारिक है और हम लोग इसका उपयोग करते रहते हैं। ये हमारे जीवन में हर कदम पर, हर पल पर यूज होता है। हमें समझ नहीं पाते हैं कि ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही है, क्योंकि इस शब्द से हमें परिचित नहीं है, लेकिन आप लोग हर कदम पर, हर पल यूज करते रहते हैं। ये जो भावना होती है, इमोशन होता है, इसका स्थान हृदय में होता है। ठीक है ना, ये अस्थाई भाव उत्पन्न करता है। ठीक है, हमारी जो इंटेलिजेंट है इसका स्थान मस्तिष्क होता है, तो वहीं पर हमारा जो इमोशंस होता है उसका स्थान हृदय होता है। ये हृदय में अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, प्रेम, करुणा, शांति, क्रोध, हर्ष। ये सारे के सारे भाव हमारे हृदय में उठते रहते हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे, यानी कि ये गतिशील अवस्था में रहते हैं। अगर बात करें इमोशन यानी कि भावना, लैटिन शब्द इमूवर से बना हुआ है। इसको इमूवर को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ई और मूवेर, मूवेर दोनों को अलग करेंगे। और मूवेर में एक शब्द है एमोवी, मूव, मूव मतलब गतिशील होना। यानी कि मूवेर का अगर शाब्दिक अर्थ देखें, इमूवर का शाब्दिक अर्थ देखें तो उत्तेजित होना, विचलित होना, गतिशील करना। ये सारे के सारे चीजें भावनाओं से जोड़कर हम लोग देखेंगे। तो वही बात है इमोशन, इमोशन में ई को अलग करते हैं तो मोशन आ जाता है गति से। तो देख रहे हैं दोनों मैच कर रहा है। ई फॉर एनर्जी यानी ऊर्जा का गतिशील होना। ठीक है ना, यानी कि इमोशन जो जिसका भाव हृदय में रहता है वो हमें फिजिकली या मेंटली दोनों उत्तेजित करते रहता है, गतिशील बनाए रखता है। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए आपको गुस्सा आया तो आपकी सांस तेज हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगी। अगर वहीं शांति है तो सब कुछ नॉर्मल होगा। तो यानी कि इसको गतिशील बनाए रखता है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे चीजें गतिशीलता से जुड़ी हुई है। जो इमोशंस का स्थान होता है हृदय होता है। अभी हम लोग थोड़ा सा शब्दों को तोड़ के समझ रहे हैं, इसलिए ऐसा चीजें आसानी से समझते चले जाएंगे, चीजों को तोड़ के समझेंगे तो यानी कि अगर बात करें भावना की, तो चेतना की जो भी भावनात्मक अनुभूति है वो सब इमोशंस के अंतर्गत आता है। तो इमोशंस क्या होता है, चेतना की जो भी भावनात्मक अनुभूति होती है वो सब सारा का सारा क्या होता है, इमोशंस। पिछली स्लाइड में हम लोगों ने भावना को समझा था, इमोशंस को समझा था। अब थोड़ा समझते हैं बुद्धिमत्ता को। तो दोनों को मिलाएंगे तो एक मसाला तैयार हो जाएगा, एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। इंटेलिजेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका संबंध बुद्धि से है, विचारों से है, यानी कि थॉट्स से है। हमारे दिमाग में विचार उठते हैं। ये जो इंटेलिजेंस है इमोशन से कैसे अलग है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। जो विचार का स्थान होता है बुद्धि होता है, जैसे इमोशन का स्थान हृदय होता है, उसी तरह विचार का स्थान बुद्धि होता है। इस पर हमारा नियंत्रण होता है। ये जो विचार होते हैं हम सीखते हैं, हमारे वातावरण से हम इसको सीखते हैं। काम करने के ढंग से हम लोग विचारों को समझते हैं। उसके बाद विचारों का उपयोग काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। प्रभावशाली ढंग से हम सोचकर किसी काम को संपादित कर सकते हैं, उसका निष्कर्ष निकालकर उपयोग कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं विचारों के माध्यम से। और हम लोग निर्णय भी लेते हैं विचारों के माध्यम से। तो ये सारा का चीज, इस पर हमारा नियंत्रण रहता है। यानी कि जो मूर्ख होते हैं उनके पास बुद्धि कम होती है, उनके पास विचार नहीं होते, उनके सोच समझने की शक्ति कम होती है, इसलिए हम कहते हैं वो मूर्ख है। लेकिन जिनके जो बुद्धिमान है उनके पास ये सारी चीजें उनके पास होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इमोशन से अलग है। ये जो विचार है या विवेक है ये मस्तिष्क में रहते हैं। और ये ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये तो नियंत्रण में रहते हैं। ये जो अपने विचार हैं या विवेक हैं ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होते हैं। लेकिन जो इमोशंस होते हैं ये बेलगाम होते हैं। तो अब समझते हैं कि ये बुद्धिमत्ता और क्या बोलते हैं इसको, इमोशंस, दोनों को समझने के बाद हम समझते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है।
तो सामान्यतया हम केवल विचारों के स्तर पर या भावनाओं के स्तर पर विचार करते हैं, या तो हम लोग भावनाओं के माध्यम से संचालित होते हैं या विचारों के माध्यम से संचालित होते हैं। लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता उसे कहते हैं जो भावना और विचार दोनों में संतुलन स्थापित कर दे, यानी कि भावना और विचार दोनों में संतुलन स्थापित हो जाए, वही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। ना तो हम भावनाओं से ना ही विचारों से वशीभूत होकर निर्णय ले रहे हैं, दोनों के संतुलन से हम लोग निर्णय ले रहे हैं, यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। आया समझ में? अब इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ये जो भावना है और बुद्धि है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो हमारा जो काम होगा बहुत ही परफेक्ट होगा। दोनों को मिल से काम कर रहे हैं तो हमारा काम परफेक्ट होगा। अगर हम कोई भी निर्णय या काम विचार और भावनाओं के संतुलन से करें तो बहुत सही होगा। गलत कहाँ होता है? जब हम आवेग में आकर निर्णय लेते हैं, भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय लेते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती है। जैसे कि बहुत सारी हत्याएं भावनाओं के आवेग में आकर, भावनाओं के वशीभूत होकर होती है। जैसे पिता पुत्र की हत्या कर दिया, पुत्र पिता की हत्या कर दिया, या पड़ोसी की हत्या कर दिया। ये सारे क्या हो रहे हैं? ये के सारे भावनाओं के आवेग में आकर हत्याएं हो रही है। और बात करें तो विचार भी तब भी सही नहीं है, यानी कि तो भावना में केवल भावनाओं से गतिशील होकर हम लोग हत्याएं कर रहे हैं, यानी कि आवेग में आकर कर रहे हैं। वहीं पर विचारों से गतिशील होकर भी हम लोग सही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड आपने पढ़ा होगा। इसका उद्देश्य था कि जनरल डायर का कि भीड़ को तितर बितर करना, लेकिन उसके अंदर विचार समा गया, उसके मस्तिष्क में एक विचार समा गया कि मैं पुलिस वाला हूं, मैं उसके अंदर अहम भाव आ गया। इस वजह से क्या हुआ, उसने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। अगर उसके पास थोड़े बहुत विचार भी होता और भावनाएं दोनों मिक्स होती तो वो पहले हवाई फायरिंग करने का आदेश देता, फिर उसके बाद जमीन पे गोली मारने का आदेश देता। अगर उससे भी नहीं मानते तो पैरों पे गोली मारने का आदेश दे देता। लेकिन उसने क्या किया कि सीधे सीधे गोली मारने का ऑर्डर दे दिया और जहां से निकलने का स्थान था वहां भी तोप लगा दिया। तो ये क्या दिखा रहा है? उसके विचार यह है कि मैं, उसके मस्तिष्क में कि मैं पुलिस वाला हूं। अगर उसके पास हृदय पक्ष होता, यानी कि भावनाएं होती, तो सोचता कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, परिवार हैं, इन लोगों को चलो एक बार मौका दे हटने के लिए। लेकिन उसने क्या किया, सीधे सीधे अंतिम स्टेप की चीजें पहले ही स्टेप में लागू कर दी और सीधे सीधे गोली मारने का आदेश दे दिया। तो ये विचार भी नहीं सही है और भावनाएं भी नहीं सही है, दोनों का मिश्रण होना जरूरी है। क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट आपको निर्णय लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पर इसने निर्णय लिया ना, एज ए पुलिस पर्सन, एज ए सिविल सर्वेंट आपको पब्लिक के लिए निर्णय लेना पड़ता है। केवल ड्राई निर्णय लेने से नहीं होगा, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन है तो उस पर फॉलो करें, ऐसा नहीं, ये केवल विचार का पक्ष हो जाएगा। ड्राई रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए अगर चीजों को लागू करेंगे तो विचार पक्ष हो गया। लेकिन भावना पक्ष आपके पास होगा तो आप निर्णय लेते हुए सोचेंगे कि किनके खिलाफ हम लोग निर्णय ले रहे हैं या किसके लिए निर्णय ले रहे हैं, क्या उनको नुकसान होगा, क्या कमजोर वर्गों को नुकसान पहुंच रहा है, या फंडामेंटल राइट उनके पास भी है, उनका नुकसान हो रहा है, उनके फैमिली भी है। तो ये हृदय पक्ष शामिल हो जाता है। तो एज ए सिविल सर्वेंट आपके पास विचार और हृदय दोनों पक्ष शामिल होना चाहिए। यानी कि आप सेवक हैं, कौन सा निर्णय उपयुक्त होगा जहां पर विचारों और भावनाओं का मिश्रण होगा, यानी कि विचारों में भावनाओं का छौंक होगा, ये वही निर्णय बेहतर होगा। यानी कि जो एज ए सिविल सर्वेंट आपके अंदर बहुत अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए निर्णय लेते समय, उसमें भावनात्मक पक्ष भी होना चाहिए और विचार पक्ष भी जरूर होना चाहिए। ठीक है। अगर बात करें कि आपके घर में आप सुखी हैं, आपने भर पेट रोटी खाया और सो गए, लेकिन पड़ोसी भूखा पेट है, तो आपके मस्तिष्क में विचार आएगा कि वो तो भूखा है, उसके भी रोटी चाहिए, और आपका हृदय पक्ष मजबूत होगा तो आप उसको रोटी दे देंगे। तो यानी कि आपके अंदर भावनात्मक चीजें भी मौजूद है तो आप उसको भूखा सोने नहीं देंगे। खैर आपके अंदर मान लीजिए कि भावनात्मक पक्ष नहीं है तो अपने घर में आप भरपेट खा के सोएंगे तो आपको कोई केस करने नहीं जाएगा कि आपका पड़ोसी भूखा है। लेकिन आपके अंदर भावनात्मक पक्ष भी होगा तो पड़ोसी को रोटी खिला देंगे। तो यही बात करते हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करता है, मनुष्यता के तत्व को प्रदान करता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें विचार और भावनाएं दोनों शामिल होती है। तो आगे समझ में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। अब देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति से इस पर रिसर्च किया जा रहा था, शोध किया जा रहा था, और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों, विचारकों का क्या क्या रोल रहा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझाने में, अभी हम लोग समझते हैं।
अब थोड़ा सा देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के इतिहास को। मॉडर्न एज में रिसर्च होते हैं मनुष्य पर, और कहा जाता है कि मनुष्य बुद्धि युक्त है। मनुष्य बुद्धि युक्त होने के कारण ही मनुष्य सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है। अपनी क्षमता का ये सर्वोच्च उपयोग बुद्धि के माध्यम से ही करता है। तो इस पर रिसर्च किए जाने लगे। लेकिन इसका शुरुआत होता है औद्योगिक क्रांति से। यानी कि औद्योगिक क्रांति में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है वस्तु को उत्पादन को लेकर। उद्योगों इसके लिए क्या हुआ कि उद्योगों की क्षमता बढ़ाई जाए, और उद्योगों की क्षमता बढ़ाने के से क्या होगा कि कम समय में और कम कीमत पर वस्तुओं का उत्पादन होगा। यानी कि हम लोग अच्छी अच्छी मनुष्य मशीनें बनाने लगे, जो पहले हाथ से होता था, फिर कोयला से, फिर बिजली से चलने वाली मशीन तैयार कर ली गई। उसी प्रकार मशीनों के साथ साथ मनुष्य भी इसमें तो लगे हुए थे, तो मनुष्यों की क्षमता में वृद्धि की जाने लगी, क्योंकि इन मशीनों को चलाने के लिए कोई लेबर होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, कोई अकाउंटेंट होगा। तो शोध किया जाने लगा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट है, उसमें जो थ्योरी दी जाती है औद्योगिक क्रांति के समय की ही है, क्योंकि उस समय प्रशासन था, वो राजतंत्र था। तो इस दौरान क्या हुआ कि मनुष्य की क्षमता कैसी बढ़ाई जाए, इस पर रिसर्च किया जाने लगा, ताकि मनुष्य की क्षमता बढ़ाकर उससे काम लिया जा सके। इसके लिए मनुष्य को ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दी जाए। मनुष्य के जो काम करने का वातावरण है, हवा है, रोशनी है, उसको अच्छे से उपलब्ध कराई जाए, पानी को अच्छे से उपलब्ध कराई जाए, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, मनुष्यों को छुट्टी दी जाए, काम के घंटे कम की जाए, और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाए इनके बच्चे के लिए, इनके परिवार के लिए। फिर उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद मनोवैज्ञानिक पक्ष पर ध्यान दिया गया, ताकि मनोविज्ञान पर काम किया जाए, ताकि मनुष्य अपनी बुद्धि का सर्वोत्तम उपयोग कर सके। इसलिए कि भावना का विज्ञान, और ये जो मनोविज्ञान है पूरा का पूरा भावना का विज्ञान होता है, इस पर विचार किया जाने लगा। और आगे चलकर 1900 एडी तक आते आते इस एक तथ्य या सिद्धांत स्थापित हो गया कि हम लोग मनोविज्ञान की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से विचारक रहे हैं मनोविज्ञान के संबंध में, क्या क्या उन्होंने बोला है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कौन से विचारक भावनात्मक बुद्धिमत्ता या भावनाओं के बारे में या विचारों के बारे में अपना मत प्रकट करते हैं। एक आते हैं जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगेल। ये मानकर चलते हैं कि मनुष्य की बुद्धि ही सब कुछ है। लेकिन आगे एक आते हैं सोरेन किरकेगार्ड। ये अस्तित्ववादी विचारक होते हैं, और इनका कहना है कि इंसान का मूल्यांकन केवल बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि उसका मूल्यांकन भावनाओं से भी होना चाहिए, भावनाओं से होना चाहिए। भावनाएं हमें समझने का क्षमता प्रदान करती है। भावनाओं इसलिए हम कहते हैं कि भावनाओं को हमारे अंदर समझने की क्षमता होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक बड़ा सा जंप आता है 1920 में, और आते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये कहते हैं, ये अपनी थ्योरी देते हैं सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धिमत्ता। ये कहते हैं समाज के साथ कैसा व्यवहार करेंगे हम, उस व्यवहार की समझ हमें होनी चाहिए। समाज के साथ केवल बुद्धि के साथ ही व्यवहार नहीं होना चाहिए, समाज के साथ बुद्धि और भावना दोनों के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके साथ व्यवहार करने की जरूरत है। सामाजिक संबंध केवल बुद्धि के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये कहते हैं थॉर्नडाइक, ठीक है ना। और किरकेगार्ड, दोनों से ये अपना विचारक कहते हैं कि पहले वाले विचारक हीगेल ने कहा कि मनुष्य की बुद्धि सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वहीं पर किरकेगार्ड ने कहा कि मनुष्य का मूल्यांकन भावनाओं से होना चाहिए। लेकिन 1920 में एडवर्ड थॉर्नडाइक आते हैं और सामाजिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत देते हैं, और कहते हैं कि सामाजिक व्यवहार या सामाजिक संबंध भावनाओं और व्यवहारों के मिश्रण से होना चाहिए, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। उसके बाद 1950 में एक प्रशासनिक चिंतक और मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो आते हैं, और मैस्लो थ्योरी देते हैं। आप लोग अगले स्लाइड में देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें जरूरतें हमें प्रेरणा प्रदान करती है। अब्राहम मैस्लो ने, जो कि वैज्ञानिक थे, अब्राहम मैस्लो मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पूरी जिंदगी की आवश्यकता बारे में बताया कि हमारा जीवन में जो भी हम काम करते हैं उसका प्रेरणा है, उसका मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, हमें कौन सी चीजें मोटिवेट करती है। इसके लिए उन्होंने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स बनाया था। ये पिरामिड आकार में लिए हुए था, जिसमें पहला था फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि हमें अपनी पहले के पहले स्टेज में शारीरिक आवश्यकता पूरी करनी होती है, रोटी की, कपड़ा का, मकान का। अगर ये पूरी हो जाती है, उसके बाद इन सब चीजों की सुरक्षा के लिए हमारी दूसरी जरूरतें पूरी होती है, हमारी दूसरी आवश्यकता पड़ती है उसकी सुरक्षा करना। फिर उसके बाद तीसरी चीज होती है लव या बिलोंगिंग, यानी कि हम अपने इन सब चीजों से अगर पूरी हो जा रही है तो उसके बाद हम अपनी सामाजिक आवश्यकता को
पूरा करते हैं, जिसमें हमारी समाज के लिए कुछ काम करने की प्रेरणा जगती है। उसके बाद चौथी चीज है स्टीम, यानी कि हम इसके बाद अगर सामाजिक चीजें अगर पूरी हो जा रही है, सामाजिक जरूरतें पूरी हो जा रही है, तो हमें सम्मान चाहिए, स्टीम चाहिए। अगर ये भी पूरी हो जाती है तो हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ जाते हैं, यानी कि आत्म सिद्धि की ओर बढ़ जाते हैं, जिसे हम लोग शांति या मोक्ष कहते हैं। तो जो मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है, सबसे पहले हम लोग शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। ये पूरी होने के बाद, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद इस आवश्यकता की सुरक्षा संबंधी विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। अगर ये भी पूरी हो जाते हैं तो हम लोग सामाजिक आवश्यकता की ओर ध्यान देते हैं। सामाजिक आवश्यकता पूरी होने के बाद हम लोग सम्मान की इच्छा रखते हैं, और सम्मान भी हो जाए तो आत्म सिद्धि के लिए काम करते हैं, जिसमें शांति और मोक्ष आता है। तो ये रहा मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो इसमें जो पहला और दूसरा है, इसमें बुद्धि पक्ष शामिल होता है, तो 3, 4, 5 में भावना प्रधान होता है। यानी कि ये जो भी हमारे जीवन की नीड्स है, इमोशनल इंटेलिजेंस से संचालित होती है, भावना प्लस बुद्धि को लेकर। तो ये जो मास्लो का जो सिद्धांत जब से आया, ये विचार मार्केट में जब आया, तो हमारे जीवन में तीव्र गति से परिवर्तन आने लगे। मनुष्य भावनात्मक पक्ष को महत्व देने लगा, और ये भावनात्मक पक्ष औद्योगिक क्षेत्र में भी हमें दिखाई देता है कि औद्योगिक क्षेत्र में केवल छड़ी के माध्यम से ही काम नहीं करवाया जाता है, उनको समझा कर भी कराया जाता है। अगर किसी से गलती हो गई तो उसकी छुट्टी नहीं काट लेंगे, उसको वेतन कम नहीं देंगे, तो ये नहीं करके उनको थोड़ा बहुत मोटिवेट करने का काम किया जाता है। तो ये रहा अब्राहम मैस्लो का मनोवैज्ञानिक जो थे, उसकी हायरार्की थी, जिसमें भावनात्मक पक्ष और बुद्धिमत्ता पक्ष दोनों शामिल होता है। तो जीवन की सारी जरूरतें इन्हीं चीजों से हमें संचालित होती है। आप लोग भी अप्लाई करके इसको देखिएगा, ये बहुत ही कारगर है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संबंध में माइलस्टोन आया 1983 में। मनोवैज्ञानिक रहते हैं हार्वर्ड गार्डनर। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द है, ये कोई पुराना शब्द नहीं है, ये नया शब्द है। इसलिए देखेंगे कि जो पुराना प्रशासन था बहुत ही कठोर था, लेकिन जब से इमोशनल इंटेलिजेंस आया है, तब से उतना प्रशासन उतना कठोर नहीं रहा है। तो ये 1983 में मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत आता है, बहुल बुद्धिमत्ता का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता की बात की गई है, जिसमें 2 प्रकार की बुद्धिमत्ता भावनाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें पहला है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें अलग अलग व्यक्ति होते हैं, तथा दूसरा होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें एक ही व्यक्ति होता है। ये अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, जब ये दोनों चीजों को हम अगर बारी बारी से समझे, तो जब हम समाज से दूसरे व्यक्तियों से इंटरेक्शन करते हैं, तो दूसरों की भावनाओं, विचारों, इच्छाओं और उसके स्वभाव को हम लोग समझते हैं। हमें समझना चाहिए, अगर हम समझेंगे तो अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे। उसके अलावा हम लोग अपना भी व्यवहार, यानी कि हम लोग इसके अलावा अपना भी व्यवहार हमें समझने की जरूरत है। ये जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, वहीं पर जब अपने व्यवहार को हम लोग समझेंगे, अपने विचार को समझेंगे, तो ये हो जाता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता। इन दोनों की समझ होने से क्या होगा, इन दोनों की समझ होगी, हमारे अंदर योग्यता होगा, हमारे अंदर समझ क्षमता होगा, तो हम अपनी भावनाओं को अच्छे से समझकर प्रबंधन करना सीख जाएंगे, मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे। जब हम समाज में जाते हैं तो दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो दूसरे के विचार को, भावनाओं को, इच्छाओं को समझना होगा। उसके अलावा अपनी भावनाओं को, विचारों को समझना होगा, तब हम लोग अच्छे से प्रबंधन कर पाएंगे, मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर विश्व स्तर पर पहली बार 1995 में ये बहुत जबरदस्त बहस हुई, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस सही है। 1995 में जो वैज्ञानिक रहते हैं डैनियल गोलमैन, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक बुक लिखा था। इनके बुक्स का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। ठीक है ना, इनके बुक्स का नाम है। और ये बुक्स पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी, और इनकी थ्योरी भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द है 1985 में वाइने, WAYNE, पाइने, PAYNE, पाइने ने इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग था 1985 में। लेकिन जो डैनियल गोलमैन है, जो 1995 में इनकी बुक्स आई थी इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन
मैटर मोर देन आईक्यू, यानी कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है आईक्यू से क्यों ज्यादा जरूरत होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की, ये इनके बुक का शीर्षक था। यानी कि आईक्यू से इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, इसको इन्होंने समझाया था। तो इनका बुक्स और इनके जो थ्योरी थी बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो ये रहा अपने भावनात्मक बुद्धिमत्ता का परिचय, ये पहला लेक्चर है। बाकी आगे आगे देखेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है, ठीक है। तो ये अपना मैंने परिचय दिया केवल भावनात्मक बुद्धिमत्ता का, आगे देखते हैं अगले लेक्चर में। आज वर्ग इतना ही, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।